डेट है आज 18 जून 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना जीआई सर्टिफाइड जलगांव बनाना। ये केला की वैरायटी है जो जलगांव डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जलगांव डिस्ट्रिक्ट को इसे जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग क्या होता है? जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये उसको दिया जाता है जब भी किसी प्रोडक्ट की, कोई मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो, किसी कंपनी में, इंडस्ट्रीज़ में बनाया हो, या हाथ से हैंडीक्राफ्ट से बनाया हो, कोई हैंडीक्राफ्ट हो, हाथ से बनाया हुआ प्रोडक्ट, या फिर कोई भी नेचुरल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, तो उसे जीआई टैग दे दिया जाता है 10 साल के लिए। और इस नाम से कोई और यूज करके इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता। तो इसको जलगांव जो बनाना है, इसको 2016 में मिला था जीआई टैग। अभी ये रिसेंटली न्यूज में है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। और इसे ये निसार गर्जा कृषि विज्ञान केंद्र जलगांव में है, इसमें रजिस्टर किया गया था, जीआई सर्टिफिकेशन मिला था इसको। जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। और इंडिया पूरे वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका? बनाना का। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, पैदा कहाँ पे होती है बनाना की, केला की? इंडिया में। लगभग 25% जो प्रोडक्शन है इंडिया में होता है टोटल आउटपुट का। जितना भी पूरे वर्ल्ड में केला उगाया जाता है, बनाना, उसका 1/4 कहाँ पे होता है? इंडिया में। और इंडिया में भी कौन कौन से स्टेट हैं जो लीडिंग हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। ये स्टेट्स में 70%, पूरी कंट्री का जितने हमारे इंडिया में होता है उसका 70% इन स्टेट्स में होता है बनाना। तो यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी। पहले तो आप ब्रिक्स समझो, क्या है ब्रिक्स? ब्रिक्स 5 नेशंस का ग्रुप है। हमने इसे कई बार डिटेल में भी पढ़ा है। और अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो जो अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप ब्रिक्स का 2-3 मिनट का एक लेक्चर होगा, उसे देख सकते हो। ब्रिक्स 5 नेशन का एक ग्रुप है। बी से ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये जब बना था तो पहले इसका जो वर्ड, जो ब्रिक है, ये 2001 में कॉइन किया गया था। कॉइन करने का मतलब है दिया गया था। उसके बाद 2006 में ये बन के तैयार हुआ ब्रिक। 2009 से इसकी एनुअल मीटिंग होने लगी। और 2010 में एक कंट्री और ऐड कर लिया गया, साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक से फिर ब्रिक्स बन गया। पहले ब्रिक था और फिर ब्रिक्स बन गया 2010 में। तो ब्रिक्स जो है एक ग्रुप, उसकी एक नेटवर्क यूनिवर्सिटी है। वो क्या है? अभी जो इसके ब्रिक्स नेशन है, ये सारे नेशन मिलके इसके हायर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो पार्टिसिपेट करेंगे और एक नेटवर्क यूनिवर्सिटी को सेटअप करेंगे। ये बनाई गई है किस लिए? ताकि सब जो जितनी भी ब्रिक्स कंट्री हैं, सारी कंट्रियों को मिलके एजुकेशन को इन्हेंस किया जा सके। जो भी रिसर्च और इनोवेशन होती है उस एरिया को ब्रॉड किया जा सके और ब्रिक्स नेशन में रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके। ये इसका मेन थीम है ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी की। और इंडिया की तरफ से कौन सी यूनिवर्सिटी लीड करेगी? मतलब इसमें पार्टिसिपेशन किसका होगा? ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में इंडिया की तरफ से आईआईटी बॉम्बे का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे पार्टिसिपेट करेगा इंडिया की तरफ से। तो यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ड्रोन सर्वे मैंडेटरी फॉर ऑल नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट। जितने भी नेशनल हाईवे बनाए जाते हैं उनके लिए अब ड्रोन सर्वे मैंडेटरी कर दिया है। कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये मंत्रालय क्या है? नेशनल हाईवेज बनाता है हमारी कंट्रीज़ में। इसके अंदर एक अथॉरिटी काम करती है जिसका नाम है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये नेशनल हाईवे बनाती है। अभी इसने मैंडेटरी कर दिया। मैंडेटरी का मतलब है कंपलसरी, अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी कि करना ही करना है, कि ड्रोन सर्वे करना है। ड्रोन तो आप जानते हो ना, छोटा सा हेलीकॉप्टर होता है, उड़ता रहता है, वो उसमें कैमरा लगा होता है। ये सर्वे करेगा। कैसी सर्वे करेगा? ये देखेगा कितना आज रोड बनाया है, नेशनल हाईवे कितना डेवलपमेंट किया है, कितना कंस्ट्रक्ट किया है, कितना ऑपरेशन किया है, कितना मेंटेनेंस किया है। कोई नेशनल हाईवे मान लो टूट फूट हो गया, कितना बना है। तो सारा डेटा ये कलेक्ट करेगा और सारे डेटा को जितनी भी होगी वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा ड्रोन से। वीडियो रिकॉर्डिंग करके जितना भी डेटा तैयार करेगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है जिसका नाम है डेटा लेक। ये डेटा लेक आपको याद करना है, ये पोर्टल है, यानी कि एक साइट है इंटरनेट पे जैसे साइट होती है, जैसे गूगल की एक साइट है, तो ऐसी एक साइट है, पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर, नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ये डेटा लेक पे सारी ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, किसकी, कितना रोड बना आज, कितना मेंटेनेंस किया, कितना ऑपरेशन, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, सारा डेटा इस पे मिलेगा डेटा लेक पोर्टल पे। तो बस आपको इतना याद रखना, डेटा लेक प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? रोड से, नेशनल हाईवे से। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स।
ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसने मिलके सेटअप करने का प्लान बनाया है। इन्होंने एक MOU साइन किया, दोनों मिनिस्ट्री ने, दोनों मंत्रालय ने। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय ने मिलके MOU का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक एग्रीमेंट ही होता है, समझौता। दोनों ने मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है MOU कि यहाँ पे क्या है, गुजरात में एक लोथल जगह है। लोथल आप सब जानते होंगे, लोथल हड़प्पन साइट है। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन कब थी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बताओ कब थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन लगभग 2500 BC से लेके थी ना, 2500 BC के अराउंड। तो लोथल भी एक साइट थी। साइट का मतलब होता है जगह, मतलब हड़प्पन जो सभ्यता थी लोथल में भी थी, गुजरात में। तो ये लोथल में जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे एक म्यूजियम टाइप डेवलप किया जाएगा। म्यूजियम क्या होता है, म्यूजियम होता है जी भाई साहब, जिसमें क्या है, पुरानी चीज़ें, नई चीज़ें, कुछ भी, कुछ संग्रह करके रखी जाती हैं, कलेक्ट करके रखी जाती हैं, ताकि वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आएँ, उसे देखें और उसे सेव करके, कंजर्व करके रखा जा सके ऐसी चीज़ों को। तो यहाँ पे एक ये म्यूजियम टाइप कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इसका नाम होगा। और इसमें जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की चीज़ें थी, देखो ये है गुजरात में लोथल, ये हड़प्पन साइट है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, ये हड़प्पा भी एक साइट है। और सबसे पहले हड़प्पा साइट डिस्कवर की गई थी, खोजी गई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम रख दिया था हड़प्पा। इसके लोग क्या काम करते थे, कैसे रहते थे, क्या यूज करते थे, कैसे मकान थे, सब आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो ये सब जानकारी यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में मिलेगी, लोथल में ये डेवलप किया जा रहा है ताकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सके यहाँ पे, और मैरीटाइम हेरिटेज कंजर्व की जा सके इंडिया की। ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ, यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिले और यहाँ पे डेवलपमेंट भी आए, इसलिए डेवलप किया जा रहा है। तो यही है, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आदि प्रशिक्षण पोर्टल, ये भी एक वेबसाइट है, पोर्टल है आदि प्रशिक्षण। इसमें क्या होगा, ये ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल्स क्या हैं, डेवलपमेंट के लिए, आदिवासी जो होते हैं, आदिवासी ट्राइबल्स के लिए ये डेवलपमेंट प्रोग्राम है। कौन सा डेवलपमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। ट्रेनिंग दी जाएगी इस पे, इस पोर्टल पे ट्रेनिंग दी जाएगी। कौन कौन कंडक्ट कराएगा ट्रेनिंग, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये डिफरेंट डिवीज़न होंगे जो मिनिस्ट्री के, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है ना, उसके डिवीज़न डिफरेंट, उसके डिपार्टमेंट डेवलपमेंट, वो वगैरह डिपार्टमेंट और बोर्ड वगैरह होंगे, वो ट्रेनिंग देंगे इस पर। नेशनल सोसाइटी फॉर एजुकेशन ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स, ये सोसाइटी ट्रेनिंग देगी, ट्राइबल्स पीपल को देगी ट्रेनिंग, किसके रिगार्डिंग, मतलब वो से एजुकेशन के रिगार्डिंग, या फिर आपको कोई बिजनेस करना है, या कोई एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, या स्किल देना, कोई दक्षता, ताकि उनकी लाइवलीहुड को सिक्योर किया जा सके, मतलब अपना जीवन यापन कर सके, लाइवलीहुड सिक्योर करने के लिए, इंश्योर करने के लिए इस पर ट्रेनिंग दी जाएगी। डिफरेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, इसके डिपार्टमेंट वगैरह और इंस्टीट्यूट जो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, वो सब ट्रेनिंग देंगे इस पोर्टल पे, साइट पे, इंटरनेट पे ही साइट की तरह होगी एक। तो आदि प्रशिक्षण किससे रिलेटेड है, ट्राइबल डेवलपमेंट ट्रेनिंग से रिलेटेड है, बस इतना याद रखना है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है वाइवा टेक। वाइवा टेक क्या है, ये एक लार्जेस्ट डिजिटल स्टार्टअप इवेंट्स है जो यूरोप में होता है हर साल 2016 से। हर साल पेरिस में होता है। पेरिस आपको पता है, फ्रांस जो कंट्री है, फ्रांस की कैपिटल है, राजधानी पेरिस। हर साल 2016 से हो रहा है ये इवेंट, एवरी ईयर होता है। किस लिए, ताकि जो डिजिटल और स्टार्टअप इवेंट्स हैं, जो ऐसी कंपनी है ना, स्टार्टअप का मतलब है जो आपकी कंपनी स्टार्ट हुई है, ऐसी कंपनी है उनको प्रमोट करना इनोवेशन और रिसर्च के लिए। तो यहाँ पे ये जो सर्वे, मतलब एक तरह से इवेंट कराया जाता है, ऑर्गेनाइज कौन कराता है इसे, इसका आयोजन कौन कराता है, ऑर्गेनाइज कौन करता है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है। एक तो पब्लिसिस्ट ग्रुप, एक ये है ऑर्गेनाइजेशन टाइप। ये क्या है, प्रोमिनेंट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कॉन्ग्लोमरेट, मतलब ये एडवर्टाइजिंग की और मार्केटिंग का एक ग्रुप है। और दूसरा एक मीडिया ग्रुप है फ्रेंच का, मतलब फ्रांस का मीडिया ग्रुप है, लेस इकोज और पब्लिसिस्ट ग्रुप मिलके इसको ऑर्गेनाइज करते हैं जॉइंटली। किस इवेंट को, वाइवा टेक इवेंट को। और किस लिए, ताकि जो स्टार्टअप वगैरह हैं उनको टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए एक साथ लेके आ जा सके। जो भी कंपनी मान लो भाई साहब सहायता करना चाहती है, एक दूसरी कोऑपरेट करना चाहती है एक दूसरी कंपनी के साथ, उनको साथ लेके आती है ताकि उनमें इनोवेशन इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट करें, इनोवेशन करें, टेक्नोलॉजी लाएं। ये सब कुछ इसमें किया जाता है। और स्टार्टअप कंटेस्ट किए जाते हैं, मतलब एक तरह से कंटेस्ट का मतलब है कि जैसे आपका स्टार्टअप कंटेस्ट, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन कराए जाते हैं कि
टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आए। तो ये इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है WHO ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। WHO आप जानते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल स्टेज पे हेल्थ इंश्योर करने के लिए, चाहे पुअर कंट्री हो या पुअर पर्सन हो, या रिच कंट्री हो या रिच नेशन हो, सबकी हेल्थ इंश्योर कर सके, सुनिश्चित कर सके, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO काम करती है। इसका एक प्रोग्राम है ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। किस लिए? टीबी के लिए। ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्या? टीबी की जो बीमारी हो जाती है, डिसीज, उसको रिड्यूस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए एक प्रोग्राम है ग्लोबल लेवल पे। तो ये अभी न्यूज़ में रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है WHO ने, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ यही है 2022 तक अचीव करना है जो यूनाइटेड नेशन हाई लेवल मीटिंग हुई थी, एक यूनाइटेड नेशन हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसका टारगेट ये था 2022 तक टीबी को भाई साहब कंट्री लेवल पे क्या है, इसके जो ट्रीटमेंट है, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होने चाहिए टीबी के, मतलब जितने लोगों को टीबी हुआ है उनका इलाज होना चाहिए 2022 तक। तो इसी प्रोग्राम को आगे प्रमोट करने के लिए WHO ने एक प्रोग्राम चलाया है, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। टीबी होता क्या है? मेनली ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। टीबी एक बीमारी, इन्फेक्शियस डिसीज है जो एक बैक्टीरिया से होता है। ये याद रखना, वायरस से नहीं होता। टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से। जैसे कोरोना है, कोविड-19 डिसीज किससे होती है? वायरस से होती है, वायरस का नाम है कोरोना वायरस। ऐसे टीबी की जो बीमारी होती है, डिसीज किससे होती है? बैक्टीरिया से। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया से होती है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर जाएगा बैक्टीरिया, आपको टीबी होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये किसको अफेक्ट करता है हमारी बॉडी में? लंग्स को करता है, जो आपके फेफड़े होते हैं उनको अफेक्ट करता है, और बाकी के और भी बॉडी पार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर अटैक करता है डायरेक्टली लंग्स को, फेफड़े को। ये कैसे फैलता है, स्प्रेड कैसे होता है? जिसको भी मान लो टीबी हो रखी है, वो बंदा आपके कांटेक्ट में आए, डायरेक्ट कांटेक्ट में, मान लो आप यहाँ पे हो और ये टीबी वाला बंदा यहाँ पे, आप यहाँ बात कर रहे हो, उसके सांस से जो मॉइस्चर निकलेगा अगर आपके अंदर चला गया तो आपको टीबी हो जाएगी। इसलिए देखो, टीबी के लिए भी 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है। कोई भी बंदा है सामने रहे, उससे थोड़ा दूर बना के आप कांटेक्ट करो। अगर वो खांसता है, कफिंग करता है, और कफिंग करने के बाद उसका बैक्टीरिया एयर में आ जाता है, और उस एयर के कांटेक्ट में अगर दूसरा बंदा आएगा तो उसको टीबी हो सकता है। तो इस तरह से फैलता है ये। इंडिया ने क्या क्या एफर्ट किए हैं टीबी को रिड्यूस करने के लिए? इंडिया ने क्या क्या प्रयास किए हैं टीबी को कम करने के लिए? इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया एक नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान टू एंड टीबी। एक ये प्लान है इंडिया ने, ये लास्ट फ्यू ईयर से 50 मिलियन पीपल को ट्रीटेड किया गया है इसमें। मतलब 50 मिलियन पीपल, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, लगा लो 5 करोड़ लगभग। ये कितना होगा? 5 करोड़ पीपल को ट्रीट किया गया, मतलब इलाज किया गया इसमें। इंडिया ने एक नेशनल लेवल का प्लान है टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। ये टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी दिया गया है ताकि टीबी होने से लोगों को बचाया जा सके। पहले से पहले गाइडलाइंस जारी की हैं। जो यूनाइटेड नेशन हाई लेवल मीटिंग का जो प्लान है, उसके जरिए 40 मिलियन जो पर्सन है उनका टारगेट रखा गया है, और ये टीबी ट्रीटमेंट के लिए चलाया गया है, जिसमें 30 मिलियन लोगों को टीबी ट्रीटमेंट प्लान की तरह ट्रीट किया गया। मतलब उन्हें 30 मिलियन को ऐसे ट्रीट किया गया कि उन्हें 30 मिलियन पीपल को हमें अवेयर करना है, जागरूक करना है कि उन्हें टीबी हो ही ना, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है आपका सब नेशनल सर्टिफिकेशन। ये एक प्रोग्राम है इंडिया का। इसमें क्या है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं, इनको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये 2020 में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाया कि उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा राज्य को और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। जो भी टीबी को ख़त्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कोई भी स्टेप लेगा, मेजर्स लेगा, इनिशिएटिव लेगा, उस डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसे सब नेशनल सर्टिफिकेशन का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, सब नेशनल का सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है निक्षय स्कीम। ये इंडियन गवर्नमेंट ने चलाई हुई है निक्षय स्कीम टीबी के लिए। इसमें क्या होता है, हर महीने 500 रुपये टीबी के मरीज को दिए जाते हैं। जो टीबी का पेशेंट होता है 500 रुपये दिए जाते हैं और उसको मुफ्त में इलाज किया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और 500 रुपये इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो न्यूट्रिशनल डाइट ले सके। तो ये सब कुछ था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस। आसियान तो आप जानते होंगे एक ग्रुप है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कई बार पढ़ चुके हैं हम इसे।
10 मेंबर का ग्रुप है ये, 10 मेंबर का, 10 नेशन आते हैं। कौन कौन से आते हैं देख सकते हो आप, कहाँ देखोगे, अभी दिखाते हैं रुको। ये देखो अपना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा ये म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस और सिंगापुर। ये 10 जो नेशन हैं, ये 10 नेशन आते हैं किस में, किस में आते हैं 10 नेशन, आसियान में। आसियान 10 नेशन का एक ग्रुप है जो आपस में ये ट्रेड वगैरह को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। इसी की एक मिनिस्टर की, डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग होती है हर साल, आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग। लेकिन इसमें प्लस जुड़ा हुआ है। प्लस कब जुड़ा ये भी जानेंगे हम। पहले ये स्टार्ट हुई थी आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, ADMM। ADMM किसकी हुई थी, जो आसियान के 10 मेंबर हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर हर साल मिलेंगे और एक मीटिंग करेंगे। अभी जो ये प्लस वाली मीटिंग कराई जा रही है, ब्रुनई होस्ट कर रहा है इसको। ब्रुनई कंट्री कहाँ पे, ये हमने देखा अभी यहाँ पे, देखो इसका ग्रुप है आसियान का, यहाँ पे ब्रुनई होगा इंडोनेशिया के पास, ये रहा ब्रुनई, ये ब्रुनई है, तो ये होस्ट कर रहा है इसको। ये ADMM प्लस क्या हुआ 2007 में, देखो पहले इसकी मीटिंग होती थी कब, 2007 से क्या है सेकंड ADMM हुआ, सिंगापुर में हुआ, आसियान डिफेंस मीटिंग प्लस। आसियान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, मतलब 10 इसके नेशन है, राष्ट्र है, हर एक कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर आए साथ में। सेकंड मीटिंग थी ये ADMM की। तो 2007 में इन्होंने डिसीजन लिया कि हम ADMM को प्लस कर देते हैं। प्लस इसलिए जोड़ दिया, 8 कंट्री और मिला दी। ये आसियान के नेशन नहीं है 8 कंट्री, लेकिन ये एज ए गेस्ट इस पे बुलाए जाते हैं, इनके भी डिफेंस मिनिस्टर बुलाए जाते हैं जब IDMM प्लस की मीटिंग होती है। तो प्लस का मतलब यही है, आसियान के 10 मेंबर और प्लस में 8 मेंबर। ये 8 कौन कौन से हैं भाई साहब, ये 8 हैं देखो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया, रसिया और USA। ये 8 नेशन है। याद कैसे करोगे, देखो ये आपको 10 नेशन तो याद ही हो गए, मैंने बहुत बार बताया। देखो UPSC पूछ सकती है भाई साहब, कैसे, 2020 के UPSC के प्रीलिम को ही उठा कर देख लो आप। पूछा है G20 के मेंबर, G20 के 20 मेंबर हैं, 19 मेंबर प्लस यूरोपियन यूनियन। तो अब आपको याद करना जरूरी हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है UPSC। तो ये 10 नेशन तो बहुत ही आसान है, ये अगर मैप आपको याद हो गया तो आपको याद हो जाएंगे। अब बाकी के 8 मेंबर भी आपको इसमें याद हो जाएंगे, जो इसके आसियान के मेंबर नहीं है लेकिन ADMM प्लस के मेंबर हैं, मतलब एक तरह से गेस्ट की तरह बुलाए जाते हैं। जैसे ये आपका कौन कौन से मेंबर है, 8 गिनवाता हूँ मैं, एक ऑस्ट्रेलिया और एक न्यूजीलैंड, 2 ये हो गए यहाँ पे याद हो गए, और 2 बाकी के हैं इंडिया, चाइना, और यहीं से ले लो रसिया, इंडिया, चाइना, रसिया, 3 मेंबर हो गए, 5 हो गए। और एक हो गया जी आपका, ये कहाँ गया, जापान, और ये साउथ कोरिया, कितने हो गए, 7 हो गए। और एक हो गया आपका अमेरिका, ये अमेरिका आपका यहाँ पे है, तो हो गए पूरे 8, हो गए याद। तो ये 8 मेंबर हैं जिन्होंने इसमें मीटिंग में पार्टिसिपेशन किया है। तो इसमें करते क्या हैं ये लोग आके, ये जो 8 देखो डायलॉग पार्टनर हैं, इसके IDMM के कोई मेंबर नहीं है, ये याद रखना है। डायलॉग पार्टनर का मतलब ये, जब भी कोई डिसीजन होगा इनमें की मीटिंग में, तो ये सिर्फ सुनेंगे 8 मेंबर, बाकी के डिसीजन जो लेना होगा, जो 10 मेंबर हैं परमानेंट आसियान के, वो डिसीजन लेंगे। कोई भी जब भी कोई वोटिंग होगी, डिसीजन लेंगे, कंसेंसस बेस्ड लेंगे किसी से भी, उनकी मानी जाएगी 10 मेंबर की। तो ये इसलिए काम करते हैं ताकि सिक्योरिटी हो, डिफेंस कोऑपरेशन हो, फॉर पीस, स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट इन द रीजन। जो आसियान रीजन है, ये इंडियन ओशन का और ये पैसिफिक ओशन का, यहाँ पे सिक्योरिटी, सुरक्षा रहे, पीस रहे, शांति रहे, स्टेबिलिटी आए, डेवलपमेंट आए, इसलिए ये काम करते हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट प्रमोट करना इसका काम है आसियान ADMM का। जो भी डायलॉग पार्टनर है और जो इसके मेंबर हैं, इनमें म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप हो, आपस में विश्वास बढ़े। और 5 एरियाज़ में ये कॉपरेशन करते हैं। 5 कौन कौन से एरिया क्षेत्र हैं, एक तो मैरी टाइम सिक्योरिटी, मतलब ओशियन में सिक्योरिटी हो, सुरक्षा हो, काउंटर टेररिज्म के लिए, आतंकवाद को घटाना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, अगर कहीं पे कोई आपत्ति, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, साइक्लोन आ जाए, तो सब एक दूसरे की सहायता करें। डिजास्टर रिलीफ, डिजास्टर वही है, संकट आ जाए साइक्लोन की वजह से, मान लो बहुत सारे घर वगैरह टूट जाएँ, अर्थक्वेक आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए, तो एक दूसरी कंट्री की सहायता करें, डिजास्टर रिलीफ दें। पीस कीपिंग ऑपरेशन, अगर मान लो कहीं पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन में सैनिक की ज़रूरत है, तो शांति स्थापित करने के लिए वो पीस कीपिंग ऑपरेशन करें, अपने सोल्जर वगैरह भेजें। और मिलिट्री मेडिसिन वगैरह भी दें, ड्रग्स ज़रूरत है अगर इन कंट्रीज़ को, तो इन 5 एरियाज़ में ये कॉपरेशन करते हैं, सहयोग करते हैं। 2013 में एक न्यू प्रायोरिटी एरिया डेवलप किया था
ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन, ये 2013 में यहाँ इसमें एक प्रायोरिटी एरिया डाला था, इसका जो एम है, टारगेट है, पर्पज है ADMM प्लस का। तो ये इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये क्या है? कॉरिडोर क्या होता है भाई साहब? हिंदी में बोलते हैं गलियारा। गलियारा, गलियारा क्या है? ये गलियारा देखो, गली बना दी रोड पे जिस पे आप जा रहे हो। ये किस चीज़ की गली है? ये गली इसी तरह की गली है जिस तरह आप चलते हो ना रोड पे, वही गली है ये, लेकिन इसमें बहुत सारी फैसिलिटी होंगी, अच्छे रोड होंगे, अच्छी रेलवे होगी, रेलवे फैसिलिटी। अगर मान लो कोस्टल एरियाज में तो पोर्ट डेवलपमेंट अच्छा होगा, यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी होंगी इस रोड के आसपास, फैक्ट्रीज वगैरह लगेंगी, उनमें क्या है स्पेसिफिक जोन भी होंगे, कुछ स्पेसिफिक एरियाज जिनमें क्या होगा टैक्स वगैरह, इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे सेटअप होंगी उनमें टैक्स वगैरह कुछ कम लगाएगी गवर्नमेंट, ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट करें। तो ये सब कुछ इन्हीं को बोलते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यही कॉरिडोर है बस। अभी ये जो चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अभी न्यूज़ में आया है। न्यूज़ में क्यों आया उससे जानने से पहले ये देख लो, हम फ्री फंड में इसे नहीं पढ़ रहे हैं भाई साहब। UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से पहले भी कई बार, तो दोबारा भी पूछ सकती है, तिबारा भी पूछ सकती है, और कई बार पूछा है मेंस में, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने मिलके $484 मतलब $484 मिलियन लोन दिया है किसको? इस कॉरिडोर को, कि इस कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए इतना लोन अलोकेट किया है, कर्ज दिया है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कर्ज दिया है इसमें। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है? देखो कई बार वैसे पढ़ चुके हैं हम, आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप फुल डिटेल में देख सकते हो। मैं ब्रीफली रिवाइज कराऊंगा आपको। 1966 में बना था ये। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ये है फिलीपींस, यहाँ पे देखो ये है फिलीपींस की कैपिटल है राजधानी मनीला, यहाँ पे हेडक्वार्टर है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एशिया के ही मेंबर होंगे, इसके एशिया पैसिफिक और भी रीजन से इसके मेंबर हैं इस बैंक के, और ये लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। बैंक के तो लोन ही देगा कंट्रीज़ को डेवलपमेंट के लिए। इंडिया क्या इसका मेंबर है? जी हाँ, इंडिया भी इसका मेंबर है। डिटेल में देखना तो अब उसमें देखो, इतना ही काफ़ी है। अब ये चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसके लिए लोन दिया इसने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तमिलनाडु स्टेट में है ये चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसको डेवलपमेंट करने के लिए ये लोन प्रोवाइड किया है। इंडिया का एक ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि जो इंडिया है ये वेस्टर्न कोस्ट, ये ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसी का पार्ट है चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये डेवलपमेंट होगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक, ये है ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होते क्या हैं? देखो हम सिंपल तरीके से तो जान ही चुके हैं, अब डेफिनेशन आपको लिखनी है तो ये लिख लेना। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है? बेसिकली ये कॉरिडोर मतलब एक गलियारा ही होता है जिसमें मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का मतलब है, मल्टी का मतलब कई सारी मॉडल होंगे ट्रांसपोर्ट के, ट्रांसपोर्ट का मतलब आवागमन के लिए, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए रोड, रेलवेज, पोर्ट, वाटरवेज, जितने भी उपलब्ध हो सकते हैं सारे ट्रांसपोर्ट सर्विस, हाईवेज, रेलवेज, या आपके एरोप्लेन सर्विस, जितनी भी सर्विस हो सकती है ट्रांसपोर्ट की, सब मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी। दैट वुड पास थ्रू द स्टेट्स एज मेन आर्टरीज, जो क्या है स्टेट के मेन एरियाज से पास होगी, स्टेट के जो मेन एरियाज हैं उनसे ट्रांसपोर्ट सर्विस पास होगी। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या ऑफर करता है? इफेक्टिव इंटीग्रेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में इंटीग्रेशन करता है कि इंडस्ट्री जो भी यहाँ सेटअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है रोड, रेलवे, पोर्ट, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, बिल्डिंग वगैरह ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो इंडस्ट्रीज़ के पास, इस पर इंटीग्रेशन करना है ताकि यहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट किया जा सके, आर्थिक और सामाजिक विकास किया जा सके, लोगों के लिए जॉब हो, नौकरी हो, आपकी यहाँ पे सारी फैसिलिटी हो, इंडस्ट्रीज़ के लिए फैसिलिटी हो, लोगों के लिए फैसिलिटी हो। तो ये सब यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, सोशल डेवलपमेंट भी हो, सब ये डेवलपमेंट किया जाता है इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए। देखो ये हैं जी इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं आपके, ये बने हुए हैं कुछ। ये आपके बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये है आपका, ये दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये अमृतसर के से कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये विजक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये आपका चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर है, और ये आपका चेन्नई से यहाँ कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये डिफरेंट कॉरिडोर हैं।
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो हमने अभी पढ़ा, जैसे रेल रोड की फैसिलिटी, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होगा, पोर्ट अच्छे तरीके का हाई लेवल का डेवलप होगा, जो कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए काम करेगा। कार्गो का मतलब होता है सामान ही होता है, सामान को बोलते हैं कार्गो। पोर्ट में जो हैंडलिंग होती है, लेके आते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। मॉडर्न एयरपोर्ट होंगे, एयरपोर्ट जो होंगे मॉडर्न तरीके के होंगे, अच्छी फैसिलिटी होंगी। स्पेशल इकोनॉमिक रीजन होंगे, इंडस्ट्रियल एरियाज होंगे जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो सकेंगी, और उनका जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन पढ़ा है ना आपने, SEZ होते हैं, ऐसे स्पेशल और इकोनॉमिक रीजन होंगे इसी टाइप के, जिनमें इंडस्ट्रीज़ को कुछ टैक्स छूट दी जाती है कि आप अगर यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप करोगे, कंपनी बनाओगे, तो आपको टैक्स में कुछ छूट मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो। ये सब कुछ इसमें प्रमोट किया जाता है स्पेशल इकोनॉमिक रीजन में। लॉजिस्टिक पार्क होंगे, ट्रांसशिपमेंट हब्स होंगे, नॉलेज पार्क होंगे। नॉलेज पार्क का मतलब है यहाँ पे मान लो ऐसे प्लांट सेटअप होंगे या फिर इंडस्ट्री सेटअप होंगी, जो जैसे मान लो किसी इंडस्ट्रीज़ को किसी के रिगार्डिंग नॉलेज चाहिए, तो कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, या फिर इंडस्ट्री खोलने के लिए, तो सारे नॉलेज पार्क होंगे इस एरियाज़ में। कॉम्प्लीमेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी होंगे, जैसे रियल एस्टेट, टाउनशिपमेंट। रियल एस्टेट का मतलब है घर वगैरह जिनमें आप रहते हो, बिल्डिंग वगैरह, ये सब रियल एस्टेट में आते हैं। टाउनशिप, टाउन भी डेवलप होंगे, क्योंकि अगर मान लो इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप होंगी, उनमें लोग भी तो काम करेंगे, और लोग काम करेंगे तो उनके रहने के लिए घर भी तो चाहिए। और जब घर ही नहीं होंगे इंडस्ट्रीज़ के आसपास, क्या वो, ऐसा तो है नहीं 200 300 500 किलोमीटर दूर से यहाँ ट्रैवल करके आएंगे, या फिर यहाँ तंबू डाल लेंगे, तंबू में रहेंगे, तो उनके लिए रियल एस्टेट भी डेवलप करना पड़ेगा, टाउन भी डेवलप करने पड़ेगा इनके लिए। तो यहाँ पे टाउन डेवलप होगा इंडस्ट्रीज एरिया के पास भी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास, ताकि रहने के लिए उनके सुविधा हो, हॉस्पिटल हो, सारी फैसिलिटी हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हों, ये सब कुछ डेवलप किया जाएगा इनके पास। इसके सिग्निफिकेंस क्या है जी, इंपॉर्टेंस क्या है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के? अभी जो हमने इसके बारे में पढ़ा, इससे आप पता ही लगा लोगे क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। एक तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। और क्या होगा यहाँ पे, कनेक्टिविटी इनहेंस होगी। इंडस्ट्रियल जो हब हैं और जो हिंटरलैंड है, हिंटरलैंड का मतलब होता है दूर दराज के इलाके जिनमें कोई फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट की, रोड नहीं है, रेलवे नहीं है, ऐसे इलाकों को कनेक्टिविटी इनहेंस होगी। पोर्ट से कनेक्टिविटी होगी, अगर पोर्ट से, जो पोर्ट बंदरगाह को बोलते हैं पोर्ट, अगर पोर्ट से कनेक्टिविटी होगी तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में पार्टिसिपेशन इंडिया का इंक्रीज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनी है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकेंगी प्रोडक्ट। इसके बाद जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, ये क्या करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है, ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कितने आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ आइडेंटिफाई किए हैं, लगभग 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लगभग। ये कौन कौन से हैं जो हमने मैप में देखा ना, उस मैप में उसी वही हैं, लगभग उससे ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, एक्सटेंशन ऑफ चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को कोची से कोयम्बटूर के जरिए कोची तक इसे इंक्रीज कर दिया गया। अमृतसर कोलकाता IC इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मैं IC बोलूँगा, IC। हैदराबाद नागपुर IC, हैदराबाद वारंगल IC, हैदराबाद बेंगलुरु IC, बेंगलुरु मुंबई IC। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में विजयक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फेस 1, उड़ीसा इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिल्ली नागपुर IC। ये तो डेवलपमेंट क्या है, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट हैं जो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, किसके थ्रू, एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट का नाम है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट। इसके थ्रू इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, लागू किए जाएंगे, ये डेवलप किए जाएंगे। इनमें से डेवलप कुछ हो भी चुके हैं, कुछ डेवलप हो रहे हैं, कुछ किए जाएंगे। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इनलैंड वेसल बिल। वेसल क्या होता है, वेसल होता है भाई साहब, कोई बर्तन को वेसल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बर्तन नहीं है। किसी मान लो जो शिप वगैरह होते हैं उनको भी वेसल बोलते हैं, पानी के जहाज वगैरह, या फिर नाव हो गई, बोट हो गई पानी में चलने वाली, वो भी वेसल है। तो ये इनलैंड का क्या मतलब है, इनलैंड का मतलब है जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर की लैंड, इनलैंड। तो इनलैंड में जो वेसल चलेंगे ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे शिप हो गया, बोट हो गई बहुत बड़ी, और ये कौन सी होंगी, मैकेनिकल बोट। मैकेनिकल का मतलब इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली हैं, बिजली से चलने वाली हैं, डीजल से चलने वाली हैं, या पेट्रोल से चलने वाली हैं। हाथ से चलने वाली नाव इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो ऐसी वेसल्स के लिए ये बिल अभी लेके आई है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया इसके लिए। 2021 इनलैंड वेसल बिल 2021 जो ये रिप्लेस करेगा, इससे पहले एक एक्ट बना हुआ है 1917 का, इंडियन वेसल एक्ट। इसको रिप्लेस करके बदल के नया बिल लेके आए हैं, और जब ये लोकसभा राज्यसभा में से पास हो जाएगा
प्रेसिडेंट फिर इस पर साइन कर देंगे तो ये एक्ट बना जाएगा, बिल से एक्ट बन जाएगा। तो स्टार्टिंग में बिल ही आता है, ये तो पता ही होगा बिल और एक्ट में क्या फ़र्क है। कोई भी कानून बनने से पहले बिल लेके आया जाता है और जब वो कानून बन जाता है तो एक्ट कहते हैं उसे। अभी तक बिल है जब तक पास नहीं होगा। तो ये बिल क्या रेगुलेट करेगा, जो इनलैंड वेसल है उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और रजिस्ट्रेशन इसको रेगुलेट करेगा, नियम वगैरह इसके नोटिफाई करेगा। ये इंटायर कंट्री के लिए लॉ बनाएगा। जो क्या है, अभी क्या है, हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में अलग अलग लॉ हैं, कानून है। तो ये सेपरेट कानून की बजाय एक कानून लेके आएगा ये बिल, और हर एक स्टेट में इसी कानून के जरिए कोई इनलैंड वेसल है रजिस्टर कराना है, इसी के थ्रू रजिस्टर कराएंगे, इस एक्ट के थ्रू। तो सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा वो इसी के थ्रू दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में। तो उन्हें अलग से किसी स्टेट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको नाव चलानी है किसी भी स्टेट में, पानी में, नदी में चलानी है, तो किसी मान लो दो कंट्री से, मतलब दो स्टेट से होकर नदी गुजरती है। मान लो गंगा नदी है, गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये बिहार और झारखंड, बिहार और आपका वेस्ट बंगाल, ये जैसे चार स्टेट से होके जाती है। तो आपको अभी क्या सेपरेट स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है अगर आप कोई मैकेनाइज्ड बोट चला रहे हो, डीजल या पेट्रोल से चलने वाली बोट या इलेक्ट्रिक से चलने वाली बोट चला रहे हो। लेकिन अब क्या है, आपको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑफिसर होगा, उस पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा इस साइट पे वगैरह पे, इंटरनेट के जरिए। तो सब कुछ इस पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक सेंट्रल डेटा होगा जिस पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और सेपरेट स्टेट से फिर रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल होगा, उसी पे, पोर्टल का मतलब साइट होगी, साइट पर आप रजिस्टर करा के फिर सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी और स्टेट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करेगा, जो भी मैकेनिकल प्रोपल्ड वेसल्स होती हैं, मैकेनिकली का मतलब वही है कि कुछ एक्स्ट्रा पावर से चलें, आदमी की पावर से नहीं चलें, जैसे डीजल पेट्रोल वगैरह से, इलेक्ट्रिक से चलें, उनको रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब है कंपलसरी, अनिवार्य है। जो मान लो हाथ से नाव वगैरह चलती हैं उन्हें रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य है, लेकिन नहीं है। लेकिन जो डीजल पेट्रोल इलेक्ट्रिक व्हीकल से, इलेक्ट्रॉनिक मतलब पावर से चल रही हैं, तो उन्हें मैंडेटरी है रजिस्टर कराना। तो ये मैंडेटरी वर्ड याद रखना आपको, मैकेनिकली प्रोपेल्ड के लिए। नॉन मैकेनिकली के लिए अभी भी क्या है, नहीं है ये मैंडेटरी, लेकिन हाँ उन्हें डिस्ट्रिक्ट, तालुक या पंचायत, विलेज लेवल पे वो अपने आप को इनरोल कराएंगे, अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करा लेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या गांव, विलेज लेवल पे कोई चलती है वाटर बॉडीज़ में, तो वहाँ पर रजिस्टर करा लेंगे। एक इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है इंडिया में, देखो इनलैंड ट्रांसपोर्ट वाटर का मतलब है जो इंडिया के अंदर जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं। वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं, जैसे नदी हो गई, रिवर, या कोई नहर हो गई, कैनाल, या फिर कोई और स्ट्रीम हो गई, या लेक हो गई, झील। तो ये जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, ये इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, नाव वगैरह चलती हैं, वेसल चलते हैं, ये है वाटर ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना नाव के जरिए। तो लगभग इंडिया में 14,500 किलोमीटर का नेविगेबल वाटरवेज है। नेविगेबल वाटरवेज का मतलब है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की जा सकती है, जैसे रिवर में, नदी में, कैनाल, बैक वाटर, क्रीक्स हो गए। ये इनलैंड वाटर जो ट्रांसपोर्ट है फ्यूल एफिशिएंट भी है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। मतलब इसमें क्या है, जैसे रोड में ज़्यादा पेट्रोल डीजल लगता है, इसमें कम लगता है नाव से जाने में, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, मतलब इससे पोल्यूशन भी बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्या है, देखो 2016 में इंडिया ने एक नेशनल वाटरवेज एक्ट बनाया। इसके थ्रू इंडिया ने 111 वाटरवेज को डिक्लेयर कर दिया कि अब इंडिया में 111 वाटरवेज बनाए जाएंगे। वाटरवेज का मतलब है जैसे रोडवेज होते हैं, रोडवेज का क्या मतलब है, रोड का मतलब सड़क, सड़क पे रास्ता, रोडवेज। और ये क्या है, वाटरवेज, पानी पे रास्ता, वेज का मतलब रास्ता, वाटर का मतलब पानी, पानी में रास्ता। नदी में या लेक में या कैनाल में, किसी में भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये रास्ता डेवलप होगा, तो वो ये वाटरवेज। इस पर क्या है, एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो सकेगा। तो ये वाटरवेज 111 मतलब 111 वाटरवेज डिक्लेयर किए थे इस एक्ट के थ्रू। कुछ डेवलप भी हो चुके हैं 6 वाटरवेज, और कुछ डेवलप हो रहे हैं। इसके लिए एक इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो इसको इम्प्लीमेंट करती है स्कीम को। और ये प्रोजेक्ट है जो जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट, इसके लिए गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ से ज़्यादा रुपीज़ अलोकेट कर रखे हैं ये वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज डेवलप करने के लिए। और सबसे पहला इनलैंड जो वाटरवे बनाया था वो वाराणसी से हल्दिया, ये वाराणसी से हल्दिया या इलाहाबाद से हल्दिया बोल सकते हो आप, ये नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है जो वाराणसी से या इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। हल्दिया जगह है वेस्ट बंगाल में, और वाराणसी या इलाहाबाद आप जानते हो कहाँ पे, ये है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश से जाता है कहाँ पे, हल्दिया में।
तो नेशनल वाटरवेज 1 है, लगभग 1600 किलोमीटर का, और सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट वाटरवेज यही है। तो यही था आज के लेक्चर में। और देख, एक चीज़ और याद करनी है कि इस वाटरवेज डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक भी असिस्टेंस दे रहा, फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता, पैसा मतलब मनी, डॉलर प्रोवाइड कर रहा है इनके डेवलपमेंट के लिए इंडिया में। तो अब टॉपिक खत्म हो गया, अब क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंडेमनिटी के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था जब वैक्सीन के लिए ये क्लाउज में रिलैक्सेशन दिया था कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने। तो इंडेमनिटी का हिंदी में बोलते हैं हर्जाना। जैसे किसी का आपने नुकसान कर दिया, किसी की बुक मांग के लेके आया, आपसे फट गई, तो आप कहोगे भाई साहब मैं हर्जाना भरूंगा, मैं आपकी बुक नई खरीद के दूंगा, तो यही हर्जाना हो गया, इंडेमनिटी हो गया। तो ये इंडेमनिटी नेशनल लेवल पे कैसे काम करती है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली कह रही है, अगर मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडेमनिटी किसी को ग्रांट कर दी, दे दी, मान लो कोई वैक्सीन मैन्युफैक्चर है, कोई वैक्सीन बना रहा है, ऐसी कंपनी वैक्सीन बना रही है और उसे इंडेमनिटी दे दी, ग्रांट कर दी, तो फिर इसके बाद क्या, कोई भी नुकसान होता है वैक्सीन से, किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगाते हैं और उससे कोई नुकसान होता है, कोई डैमेज होता है उसको, तो फिर जितना भी नुकसान होगा फिर वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भरेगा उस नुकसान को, जिसने वैक्सीन डेवलप किया उसको वो भरेगा। नेक्स्ट कह रहा है, जो भी ड्रग्स है इंडिया में, लॉ ऑन ड्रग्स इन इंडिया, इसमें क्या है, जो भी ड्रग्स के रिगार्डिंग लॉ है, कानून है इंडिया में, इसमें इंडेमनिटी की कोई प्रोविज़न नहीं है, इनमें कोई प्रोविज़न नहीं है कि वो क्या है, वैक्सीन और या ड्रग्स से रिलेटेड कोई न्यू ड्रग बनी है, नई दवाई बनी है, नई वैक्सीन बनी है, उसके रिगार्डिंग अप्रूवल ग्रांट कर सके, ऐसा कोई ड्रग्स के ऊपर कोई लॉ नहीं है इंडेमनिटी से रिलेटेड इंडिया में। तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। देखो भाई साहब, दूसरा तो बिल्कुल सही कह रहा है कि ऐसा कोई लॉ नहीं है इंडिया में, बिल्कुल सही है, और दूसरा ही सही है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन पहला बिल्कुल गलत है। आप ही बताओ, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडेमनिटी ग्रांट्स कर दी, दान दे दी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को, जो कंपनी वैक्सीन बनाती है उसको दे दी इंडेमनिटी, यानी कि उसे हर्जाना नहीं देना पड़ेगा अब। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करिए वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भरेगा हर्जाना, ये नहीं भरेगा, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भरेगी, क्योंकि इसने तो ग्रांट कर दी, इसने कह दिया हम इंडेमनिटी हम भरेंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बी आंसर है इसका। चलते हैं नेक्स्ट पे, एंटी हेल गन्स, इसके रिगार्डिंग हमने स्पेशल लेक्चर लिया था 22 मिनट 22 सेकंड का, आपको याद होगा, देखा भी होगा, बहुत ही अच्छा लेक्चर है, अगर नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखो आप, एंटी हेल गन का। अगर भूल गए तो दोबारा रिवाइज करो, नोट्स बनाए तो नोट्स में, नहीं तो दोबारा लेक्चर देखो आप, ज्योग्राफी के लेक्चर में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, करेक्ट बताना आपको। पहली कह रही है, एंटी हेल गन इज ए मशीन विच डिस्टर्ब द ग्रोथ ऑफ हेलस्टोन इन क्लाउड। ये एक ऐसी गन होती है जो बादलों में जो ओले बनते हैं उन ओले की ग्रोथ को रोकती है, डिस्टर्ब करती है। ये मशीन शॉक वेव जनरेट करती है, लहर जनरेट करती है, जो साउंड की स्पीड है उससे भी ज़्यादा तेज जाती है, तेज चलती है शॉक वेव्स। और जो वाटर ड्रिपलेट होती हैं क्लाउड में, उन्हें हेल स्टॉर्म में डेवलप होने से रोकती है, मतलब कि वो वाटर ड्रॉपलेट होती हैं जो पानी की बूंदें डायरेक्टली ओले में ना बदल जाएं, उनको रोकती है ये। तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा, पहला दूसरा दोनों सही है, दोनों गलत, दोनों की दोनों सही है स्टेटमेंट। डिटेल में आपको एंटी हेल स्टेम देखो न्यूज़ में रहा था, और जो न्यूज़ में जैसे टॉपिक रहते हैं ज्योग्राफी के या हिस्ट्री के या आपके हो गए इकोनॉमी के या पॉलिटी के, यूपीएससी 80% टॉपिक वही उठाती है। यकीन नहीं आता ना, हिस्ट्री के भी टॉपिक वही उठाती है भाई साहब। जैसे लास्ट टाइम रखमाबाई का क्वेश्चन पूछा था ना, रखमाबाई, सब ये सोच रहे हैं कि रखमाबाई आ जाए कहाँ से, लेकिन सबको जो जिसने यूपीएससी दिया है पहले भी या फिर टीचर वगैरह, सबको पता है कैसे क्यों पूछा, क्योंकि कंसेंट ऑफ एज के रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी चल रही थी इंडिया में कि एज, शादी की एज को बढ़ाया जाए। जैसे अभी शादी की एज कितनी है, मेल के लिए 21 ईयर 21 ईयर और फीमेल के लिए 18 ईयर, तो इसमें कंट्रोवर्सी चल रही थी, कह रहे थे इसको भी जो महिला की एज है 18 से बढ़ा कर 21 ईयर करनी चाहिए, कम से कम 21, दोनों की साथ की एज होनी चाहिए 21 की। तो इसी के साथ कंट्रोवर्सी चल रही थी, और रखमाबाई का केस हिस्ट्री में इसी तरह का केस था, हिस्ट्री में रखमाबाई केस, तो उससे रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि आप हिस्ट्री में बताओ ये रखमाबाई केस रिलेटेड किससे है, संबंधित किससे रखता है। तो जो भी टॉपिक हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का, जो भी न्यूज़ में रहे आप उसको कवर करोगे कैसे भी। इसका आंसर बता दिया हमने, सी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना सीस नोट, बताना आपको क्या है, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हैं, और ये भी हमने स्पेशल लेक्चर लेके पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने वो स्पेशल लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देखिए, इन्वायरमेंट की प्ले लिस्ट में मिलेगा आपको। सीस नोट क्या है, इज ए स्लीमी लेयर ऑफ ग्रे ग्रीन एल्गी। ये क्या है, ग्रे और ग्रीन टाइप के स्लज होता है, कचरा सा होता है जो सी पे फैल जाता है, उसकी लेयर फैल जाती है पानी पे। ये
किसकी वजह से होता है? न्यूट्रिएंट की वजह से। ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो जाते हैं वहाँ पे वाटर में और वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है, जिससे क्लाइमेट चेंज में भी अफेक्ट पड़ता है। ये अगर इफ़ अनचेक्ड, अगर इसको रोका नहीं गया, अगर इसको रोका नहीं गया सी नोट को, तो ये बॉटम तक, सरफेस से बॉटम तक भी पहुंच जाता है और सी फ्लोर तक पहुंच जाता है, सी फ्लोर तक। और जो भी मैरीन इकोसिस्टम है, मतलब पानी में जो भी जीव पाए जाते हैं, मछली या कोई भी और टाइप के, उनको नुकसान पहुंचा सकता है, डैमेज कर सकता है। तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा, 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। जी हाँ, डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है अपना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीपीआई एंड जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर होता है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू होता है नॉमिनल जीडीपी। आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होती है? पहले आपको जीडीपी पता होना चाहिए। जीडीपी क्या है? ये हमारा इंडिया है, इंडिया की जितनी भी टेरिटरी है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और ये हमारे इंडिया की मेनलैंड। बहुत ही बेकार इंडिया बना है, यहाँ बना लेते हैं। ये है अपना, ये है हिंदुस्तान, मान लो जी ये हिंदुस्तान, ये लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार है। जितनी भी लैंड है इंडिया की, इसकी टेरिटरी के अंदर, इसके एरिया के अंदर एक साल में जितनी भी चीज़ें प्रोडक्शन किया जाएगा, जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस की जाएंगी, बनाई जाएंगी, उन सब चीज़ों की टोटल वैल्यू, रुपीज़ में टोटल वैल्यू, वो है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो यही आपको याद रखना, विद इन द ज्योग्राफी, इंडिया से बाहर इंक्लूड नहीं होगा इसमें। एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट हम करते हैं वो वाले प्रोडक्शन इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, इसमें सिर्फ इंडिया के अंदर। देखो एक्सपोर्ट तो होंगे, हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन जब इंपोर्ट लाएंगे वो इंक्लूड नहीं होगा ना, क्योंकि हमने इंडिया में प्रोडक्शन किया उनका और एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन उनका एक्सपोर्ट करने से पहले जो भी वैल्यू होगी काउंट तो होगी ना। तो इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितनी भी वैल्यू, चाहे फॉरेन कंपनी कर रही है, चाहे इंडिया की कंपनी कर रही है, कोई भी कर रही है, इंडिया की ज्योग्राफी के अंदर अंदर जो भी चीज़ प्रोडक्शन होगा उसे जीडीपी बोलेंगे। नॉमिनल जीडीपी होता है करंट प्राइस पे, जो प्राइस चल रहा है उस पर काउंट करते हैं। और रियल जीडीपी होता है कांस्टेंट प्राइस पे, मतलब एक ईयर डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे मान लो अभी जो जीडीपी का जो ईयर है, बेस ईयर एक आधार साल डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे 2011-12 है, 2011-12। इस पे देखेंगे कि इस साल जीडीपी कितनी रही थी, मतलब प्रोडक्शन कितना रहा था, टोटल वैल्यू कितनी थी, और इस साल से अब कितना बढ़ा है। रियल जीडीपी का मतलब है इस साल से कंपैरिजन करेंगे, इस साल से और अब 2021 में कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो ये होता है रियल जीडीपी, जब कांस्टेंट बेस ईयर से हम उसे करते हैं कंपैरिजन। और रियल जीडीपी जो करंट ईयर में होती है, हाँ अभी जितना टोटल जीडीपी हुआ वो टोटल जो आज इस ईयर की है बस उसे ही देख देंगे, हाँ करंट ईयर पे इतना हुआ है, वो नॉमिनल जीडीपी। तो इसको डिवाइड कर देते हैं नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से, नॉमिनल ये जीडीपी डिफ्लेटर आ जाता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर। और सीपीआई क्या है? सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स होती है, इन्फ्लेशन को बताती है कितनी महंगाई है। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, या आप मुद्रास्फीति बोल सकते हो हिंदी में। महंगाई इन्फ्लेशन कितनी है उसको बताती है। तो इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हुए, डिफरेंस दिया हुआ है, आपको बताना है करेक्ट नहीं इनकरेक्ट बताना है, गलत स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है सीपीआई डज नॉट इंक्लूड प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। सीपीआई क्या है? जो इंपोर्टेड गुड होते हैं उनका प्राइस इंक्लूड नहीं करती, और बल्कि जीडीपी डिफ्लेटर होता है ये इंक्लूड करता है। नेक्स्ट है जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? टेक्स इनटू अकाउंट ऑल गुड्स, ये सारी गुड्स को अकाउंट में लेता है जो भी कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं, गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होती हैं, गुड्स और सर्विसेज दोनों, माल या वस्तु या सेवा, सारी वस्तुओं को। लेकिन सीपीआई क्या है? इसकी एक बास्केट होती है, कुछ लिमिटेड इसमें प्रोडक्ट होते हैं जिनके बेस पे ये निकाला जाता है। जो वेट होता है जीडीपी में वो कांस्टेंट होता है जीडीपी डिफ्लेटर में, लेकिन जो सीपीआई के गुड्स का जो वेट होता है वो डिफर करता रहता है। आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है। पहला, तीसरा 1 2 या 2 3। देखो पहला तीसरा गलत है, क्यों? दूसरा बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। जीडीपी हमने जाना भी, गुड्स और सर्विसेज कंट्री में जो प्रोड्यूस होते हैं उसे कहते हैं। और सीपीआई की एक बास्केट होती है, कुछ इसमें प्रोडक्ट होते हैं उनके बेस पर निकाला जाता है। लेकिन पहला गलत इसलिए, सीपीआई इंक्लूड करता है इंपोर्टेड गुड्स को, लेकिन जीडीपी नहीं करता। जीडीपी अभी तो कहा जितनी भी हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होंगी उन गुड्स को करेगा, बाहर से आयात किया उनको नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? वेरी करता है, लेकिन सीपीआई क्या है? इसकी लिमिटेड गुड्स होती हैं उन्हीं पे निर्धारित होता है।
तो इसलिए 1-3 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आपको बताना ट्रांसफ़र पेमेंट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, ट्रांसफ़र पेमेंट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है, एक पेमेंट होती है जो की जाती है विदाउट एनी काउंटर पार्ट ऑफ सर्विस रिसीव्ड बाय पेयर, मतलब ये ट्रांसफ़र कर दी पेमेंट और फिर ये एक्सपेक्ट उम्मीद नहीं लगाई जाती हमें बदले में कोई पेमेंट आएगी, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। ये पेमेंट क्या हो जाती है, नॉन एग्जॉस्टिव होती है। नॉन एग्जॉस्टिव का मतलब ये है इनसे उम्मीद नहीं लगाई जाती कि कोई आउटपुट क्रिएट होगी। जैसे मान लो कोई ट्रांसफ़र पेमेंट की कि इससे कोई मान लो हमें फ़ायदा मिलेगा, ये इससे उम्मीद नहीं लगाई जाती, यानी कि नॉन एग्जॉस्टिव होती है नेचर में। ये क्या है, जैसे ट्रांसफ़र पेमेंट है, इनका एग्जांपल जैसे फाइनेंशियल एड, किसी को सहायता दी, सोशल सिक्योरिटी दी, किसी को सोशल सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, या गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो भी ट्रांसफ़र पेमेंट में आता है। जैसे किसानों को सब्सिडी देती है वो भी ट्रांसफ़र पेमेंट में आता है। तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा, 1 2 1 3 1 ओनली 1 2 3 सारे के सारे करेक्ट हैं, डी। ये सब आता है जी ट्रांसफ़र पेमेंट पे। ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब जिसको एक बार पेमेंट दे दी और उससे कोई उम्मीद नहीं है कि वापस पेमेंट दे, बस सहायता कर दी, उसकी सहायता दे दी, जैसे सब्सिडी ट्रांसफ़र पेमेंट है। नेक्स्ट आपको बताना है टैक्स रिवेन्यू में कौन कौन सा आता है। इनमें से आपके ऑप्शन है एक्साइज ड्यूटी, पर्सनल इनकम टैक्स। आपको ये बताना कौन सा नहीं आता है, नहीं नोट लिखा है इसमें, पढ़ तो ढंग से लिया करो आप। चलो आपने तो पढ़ा होगा, मेरी गलती होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज ए टैक्स रिवेन्यू, टैक्स रिवेन्यू में कौन कौन सा नहीं आता है ये बताना है। एक्साइज ड्यूटी, पर्सनल इनकम टैक्स, इनकम थ्रो स्पेक्ट्रम ऑक्शन, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। 1 2 3 1 3 4 3 4 या 2 3 4। देखो टैक्स रिवेन्यू में कौन सा नहीं आता, टैक्स रिवेन्यू में वो नहीं आता जो मान लो कोई असेट क्रिएट करे। अब जैसे ये डिविडेंड है, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट की है किसी ने, डिविडेंड मिलता है, मतलब शेयर पे जो प्रॉफिट मिलता है ना, शेयर खरीदा है उस पर प्रॉफिट बोलते हैं डिविडेंड। तो ये असेट क्रिएट करता है, तो ये टैक्स रेवेन्यू नहीं हुआ। जो टैक्स से आ रहा है रेवेन्यू, ये तो कोई टैक्स नहीं है ना। इनकम थ्रो स्पेक्ट्रम ऑक्शन, स्पेक्ट्रम जो होता है, जैसे मान लो इंटरनेट के लिए स्पेक्ट्रम बेचा जाता है, जैसे अभी 5G के लिए स्पेक्ट्रम अलोकेट करेगी गवर्नमेंट, तो इससे जो इनकम होगी कंपनियों को बेच के जो इससे इनकम होगी, तो ये टैक्स से थोड़ी ना लिया है। तो हमें तो बताना टैक्स रेवेन्यू कौन सा नहीं है, तो ये दोनों ही नहीं है और बाकी का ये टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी भी टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स भी, ये भी टैक्स है, तो ये दोनों नहीं है, 3 4, तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है हो ओवर हीटिंग ऑफ एन इकोनॉमी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी है, करेक्ट बतानी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये है कि व्हेन इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी इट्स अनेबल टू कीप पेस विद ग्रोइंग एग्रीगेट डिमांड। जब क्या है इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी है नहीं, तो इसका मतलब समझेंगे इकोनॉमी ओवर हीट कर रही है कि डिमांड ज़्यादा हो गई और इतनी प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, कि वस्तु की डिमांड ज़्यादा है और इतना उत्पाद हम कर नहीं पा रहे हैं कंपनी में। इट इज़ ए जनरली करेक्टराइज बाय द बिलो एवरेज रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जनरली इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बिलो एवरेज होती है, जब बिलो एवरेज, एवरेज से नीचे थोड़ी रेट होती है इकोनॉमिक ग्रोथ की, आर्थिक उन्नति की। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला दूसरा दोनों सही है, दोनों गलत, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी यही होती है। स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेना कि जब एग्रीगेट डिमांड जो ज़्यादा बढ़ती जा रही है और प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है नहीं, यानी कि इकोनॉमी हीट कर रही है। हीट करने का मतलब क्या है, जैसे आप हीट होते हो, क्या गुस्सा आता है आपको, इकोनॉमी को भी गुस्सा आ रहा है यहाँ पे, मतलब डिमांड ज़्यादा हो रही है और हमारी प्रोडक्शन इतनी हो नहीं रही है, तो इकोनॉमी को तो गुस्सा ही आएगा, ओवर हीट होगी। तो ऐसे याद कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पे। अरे नेक्स्ट नहीं है, 7 ही क्वेश्चन थे भाई साहब आज।